है ना। तो उनको भी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। और प्री वाई के क्वेश्चन है सारे, ऐसा मत समझिए सर तो वीडियोस बना रहे हैं। भाई मेरा काम है वीडियोस बनाने का, आपका काम है वीडियोस को देखकर चैप्टर को या क्वेश्चन को या टॉपिक को समझ लेना, ठीक है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये मत सोचिए सर के व्यूज बढ़ जाएंगे, सर के लाइक्स बढ़ जाएंगे, है ना, सबको सर के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आपको इनसे क्या पड़ी है, आपका काम है अपना काम करिए। काम कर लिया, अब आपने चीजें समझ ली, अपनी कॉपी में नोट कर ली, नोट करने के बाद उनको प्रैक्टिस करो। आपका इतना ही काम है। आपके जो रिजल्ट है उसमें अच्छी मार्क्स आए, आपको क्या पड़ी है किसी से, ठीक है। तो आप बात है, बहुत से बच्चे अपने दिमाग में लेकर बैठे होंगे, है ना। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल पीस ऑफ पेपर ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी के फुल मजे ले रहे होंगे, है ना। वो सब काम कर रहे होंगे जो पढ़ाई के अलावा जरूरी होते हैं, ठीक है। पढ़ाई तो कोई कर ही नहीं रहा होगा, चाहे आपके पेपर ही क्यों ना हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है जिंदगी में, है ना। 10th क्लास का रिजल्ट ही तो है, वो आपकी जिंदगी को थोड़ी डिसाइड कर देगा। ऐसा सोच के बैठे होगे तुम लोग और मजे ले रहे होगे अपनी जिंदगी के फुल मजे, है ना। कोई कुंभ में नहाने जा रहा होगा, कोई वृंदावन जा रहा होगा, कोई मथुरा जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्स की किसको पड़ी है, नॉट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसी वाली बातें बहुत से बच्चे अपने दिमाग में लेकर बैठे होंगे, है ना। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल पीस ऑफ पेपर ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ वीडियोज में जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उनको प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में सिंगल पीस ऑफ पेपर क्या होता है और उसकी ताकत उन्हें जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे सीरियसली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ लगे रहें, और जिनको सिर्फ मजे करने जिंदगी में वो मजे करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर लिया है मैंने, इसमें डेवलपमेंट वाला, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है आपका। इसके जो खास टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाते हैं ना, वो मैं इसमें वीडियो में कराने वाला हूं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो जो अगर हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करके शेयर कर दिया करो, और कोई बच्चा पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है इसमें डेवलपमेंट। Why do people have different डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो सबसे दो चीजें इसमें हमें समझानी है कि डेवलपमेंट होता क्या है। फिर दूसरी बात हमें ये समझानी है कि जो लोग हैं ना उनके अपने अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो उनको बताइए वो किस तरीके से आप इस बात को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एक PYQ क्वेश्चन है आपका, उसको मैंने टॉपिक की फॉर्म में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑनगोइंग प्रोसेस और एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। इट सिग्निफाइज एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डेवलपमेंट क्या है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एन ऑनगोइंग प्रोसेस और एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, मतलब डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। डेवलपमेंट जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। मतलब जैसे आपकी एज चलती जा रही है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है एज का भी, उसी तरीके से डेवलपमेंट का भी ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। मतलब इसमें चीजें धीरे 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 बढ़ती जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम में धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको, तो उसको भी हम डेवलपमेंट के अंदर रखते हैं। देन यहाँ पर क्या समझाया गया, इट सिग्निफाइज एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट है ना वो यहाँ पर इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात करता है। एक सिंगल इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन के इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी यहाँ पर महत्व रखता है, एंड देयर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसका ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे यहाँ पर डिफाइन होता है कि वो किस कंडीशन में है ना। किसी इंसान की कंडीशन को देखकर हम बताते हैं कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है तो उसका डेवलपमेंट कितना हुआ होगा, ठीक है, या कितना हो जाएगा आगे, ठीक है। तो पहला मैंने लिया है डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स वेरी अमंग इंडिविजुअल्स, है ना। तो डिफरेंट गोल्स से मतलब यहाँ पर ये है, जो अलग अलग लोग होते हैं ना उनके अपने खुद के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव नेचर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी सेम फॉर अनदर। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई चीज डेवलपमेंट के दायरे में आती है, वो दूसरे व्यक्ति के डेवलपमेंट के दायरे में नहीं आती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी है ना, अगल बगल में रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पड़ोसी के यहाँ पर साइकिल है और एक पड़ोसी के यहाँ पर बाइक है सेम टाइम पर, ठीक है। तो एक पड़ोसी जिसके यहाँ पर साइकिल है वो सोचता है कि यार मैं बाइक ले लूं, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि यार मुझे इस साल में ना कैसे भी करके एक बाइक खरीदनी है, तो उसके लिए एक बाइक का गोल है,
है ना, उसने अपना एक उस साल के अंदर एक बाइक का गोल बनाया कि यार मुझे कैसी भी करके इस साल एक बाइक लेनी है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पर हम देखें तो दूसरा जो पड़ोसी है उसके यहाँ पर ऑलरेडी बाइक है, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं यार इस बार फॉर्च्यूनर निकाल लेता हूँ या कोई अदर एसयूवी गाड़ी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फोर व्हीलर का गोल है, मतलब उसने अपने लिए फोर व्हीलर का गोल रखा है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि किसी एक पर्सन के लिए जो उसका खुद का गोल है वो दूसरे पर्सन के लिए सेम नहीं हो सकता है ना, सबके अपने खुद के अलग अलग गोल होते हैं। यानी यहाँ पर लोग जो होते हैं वो चूजी होते हैं, डिफरेंट गोल उनके रहते हैं, ठीक है। मिक्स ऑफ गोल, मिक्स ऑफ गोल से हम क्या समझते हैं, पीपल ऑफन कंसीडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स व्हेन थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है, जब लोग एक साथ एक से ज्यादा चीजें करने के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं यार इस साल में ना एक टीवी खरीदूंगा, एक वॉशिंग मशीन लूंगा, है ना, इस बार मैं गीजर भी लगवा दूंगा अपने घर में, या फिर इस बार मुझे कैसे भी करके अपना कुछ खुद का काम शुरू करना है। तो क्या है, यहाँ पर मिक्स ऑफ गोल्स हमें देखने को मिलता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब एक व्यक्ति एक साथ कई सारी चीजें करने के बारे में सोच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स ऑफ गोल्स। हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस, है ना, तो गोल्स को लेके लोगों की अलग अलग अपनी विचार है, अपनी धारणाएं हैं। जैसे इंडिविजुअल्स मे हैव डिफरेंट एंड इवन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज अबाउट व्हाट नेशनल डेवलपमेंट शुड एंड। पर जो लोग हैं ना, उनके जो उनकी जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है या उनकी जो विचारधारा या धारणाएं है ना, तो वो यहाँ पर बिल्कुल हमें अलग अलग देखने को मिलती है। इवन यहाँ तक कि कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हमें उनके बीच में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट इस तरीके, मतलब इस तरीके से अगर हम काम करें तो ये चीज हमारे डेवलपमेंट के दायरे में आएगी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया होगा, और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से इलेबोरेट करके आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी के बारे में, है ना। वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी में हमें डिफरेंस यहाँ पर बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये आपको जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। इट कंपेयर्स कंट्रीज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अपनी जो दुनिया है ना छोटी सी, उसके अंदर जो जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबको ये इनकम के बेसिस पर यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में। यूएनडीपी की बात करें, इट कंपेयर्स कंट्रीज बेसिकली बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशनल स्टेटस एंड हेल्थ, ठीक है। तो जो यूएनडीपी है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लोग किसी भी कंट्री को किस तरह से कंपेयर करते हैं, 3 बातें यहाँ पर हमें जो मेजर 3 बातें वो हमें बताई गई हैं। तो मेजर 3 बातें क्या है, एक तो इनकम को चेक किया जाता है, दूसरा उसका एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, मतलब उस कंट्री के अंदर एजुकेशन किस लेवल की है, एंड वहां पर हेल्थ से रिलेटेड कोई मतलब वहां पर हेल्थ से रिलेटेड कितनी सुविधाएं हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हेल्थ का क्या सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर यूएनडीपी में ये 3 चीजों के थ्रू यहाँ पर चेक किया जाता है किसी भी कंट्री को, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में समझते हैं। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड कंट्रीज अंडर 3 कैटेगरी। वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जैसे लो, अपर एंड हाई, ठीक है। 3 तरीके से रहती है, लो, अपर एंड हाई, ठीक है। जिसकी इनकम बहुत अच्छी है वो हाई में चला जाएगा, जिसकी इनकम ठीक है मिडिल में है तो वो अपर में आ जाएगा, जिसकी इनकम बिल्कुल खत्म है यानी ना के बराबर है वो लोअर में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे यूएनडीपी डू नॉट कैटेगराइज द कंट्रीज, इंस्टीड गिव्स रैंक टू एवरी कंट्री, है ना। तो यहाँ पर यूएनडीपी क्या करते तो यहाँ पर यूएनडीपी में क्या होता है कि ये लोग कंट्रीज को कैटेगराइज नहीं करते, उनको क्या करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो कंट्री सबसे बेस्ट है उसको उसी हिसाब से रैंक दी जाएगी, जो कंट्री बिल्कुल बेकार है उसको उसी हिसाब से रैंक दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 5 कंट्रीज में यहाँ पर कंपेयर किया गया, ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट है उसको फर्स्ट रैंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो सबसे वर्स्ट है उसको 5 रैंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर रैंक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में समझते हैं, वर्ल्ड बैंक कंसीडर ओनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव व्हाइल कंपेयरिंग। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ इकोनॉमिकली यहाँ पर कंट्रीज को कंपेयर करती है, हमने ये पहले भी समझ लिया, ठीक है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे, इट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट कंसीडर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो हमने पहले ही पॉइंट में समझा था कि जो यूएनडीपी है वो कंट्रीज को किस तरह कंपेयर करता है, यहाँ पर मल्टीनेशनल डायमेंशन ये लोग रखते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग चीजों को देखते हुए यहाँ पर कंट्री को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, इट वर्ल्ड बैंक एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है,
दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, है ना, सभी कंट्री छोटी बड़ी हर तरह की सभी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है। बट यूएनडीपी सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जो कंट्रीज यूएनडीपी की मेंबर होती हैं। तो एप्लीकेबल ओनली द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूएनडीपी। पॉइंट समझते हैं, इट इज नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर हमें ये समझ में आता है कि जो वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो नैरो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिकली चेक किया जाता है, यानी कि इनकम के बेसिस पर कंट्री को कंपेयर किया जाता है। बट यूएनडीपी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का काम किया जाता है। जैसे इनकम भी देखी जा रही है, एजुकेशन स्टेटस भी देखा जा रहा है, यहाँ पर हेल्थ का स्टेटस भी देखा जा रहा है, किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है डेवलपमेंट का, और एक नैरो कॉन्सेप्ट बन जाता है डेवलपमेंट का वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको तैयार करके ही जाना है। अगर डिफरेंशिएट करने को आ गया तो फिर आप बैठ के माथा पीटोगे, है ना। और जो बच्चा मेरी इस वीडियो से पढ़कर इसको समझ कर चला जाएगा, इसको प्रैक्टिस करके चला जाएगा, उसी का पेन वहां पर धड़ 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 AK-47 की तरह चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट इन प्रेजेंट टाइम्स, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग चेक करी जाती है कि आप किस लेवल तक सोच पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर पहले ये समझाने की कोशिश करी है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये ध्यान दिए बगैर कि यहाँ पर जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको हम बुरी तरह से एक्सप्लॉयट करते चले जा रहे हैं। सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में हम उसको कंटिन्यूअस क्या करते चले जाते हैं, एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी प्रमोट्स अ रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं, तो जो सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या करती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका रेशनल यूज कैसे किया जाए वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है, ठीक। मैंने यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास बातें वो यहाँ पर लिख ली हैं, अब उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन। इससे हम यहाँ पर ये समझेंगे, stock of natural resources like oil and minerals is limited. Development should not take place at the cost of these scarce नेचुरल रिसोर्स। इस बात से हमें ये समझ में आता है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, कोयला वगैरह हो गया, तो ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है ना। इनका जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूसली यूज करते चले जा रहे हैं, रैकलेस यूज कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है ना। जितना चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रैकलेस एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम अपनी रिसोर्सेज का रैकलेस एक्सप्लॉयटेशन करते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा हमें फेस करना पड़ेगा कि हमारे सामने रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, और उसके लिए जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ युद्ध कर रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर क्या मतलब, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचर देन वी फेस वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिल रहा है, हमारे इंडिया के बहुत से पार्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि वाटर स्कैर्सिटी की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होने लगी है। तो इसका कारण क्या है कि जो लोग हैं वो पानी को उतना ज्यादा यूज कर रहे हैं जितने की जरूरत नहीं, उसे ज्यादा फैला रहे हैं। देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपनी बाइक धो रहे हैं ना, पाइप लगा लिया, तो ऐसे करके एक बाल्टी की जरूरत थी और पाइप लेकर ऐसे फैलाते हुए चले जा रहे हैं, मतलब 8-10 बाल्टी ऐसे ही उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, मतलब कुछ भी जितना जरूरत है, एक बाल्टी की जरूरत है 4 बाल्टी फैला रहे हैं, 4 बाल्टी की जरूरत है 12 बाल्टी फैला रहे हैं। तो इस तरीके से ओवर यूज कर रहे हैं पानी का, बिना सोचे समझे कि भाई ये जो पानी है ना, इसको हमें वाइजली यूज करना चाहिए, जुडिशियसली इसको यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी ये मिल सके, है ना। हम तो केवल यहाँ पर दुनिया में सिर्फ हम ही थोड़ी हैं, इसके बाद हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उनकी आने वाली जनरेशन है, तो उनके लिए वो चीजें कहाँ से आएंगी, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें जरूरत है डेवलपमेंट को सस्टेन बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे सामने जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वुड बी एग्जॉस्टेड, वी वुड नॉट
we would not be able to use in future. So using resources judiciously will help in maintaining sustainability of development of ecosystem. ठीक है, तो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम फिर से रिन्यू तो कर नहीं सकते, उनको रिन्यू होने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो जब एक बार खत्म हो जाएंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जब तो हमारी जाने कितनी जनरेशन खत्म हो चुकी होंगी, है ना, ये दुनिया ही नहीं बचेगी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन रिसोर्सेज को जुडिशियसली वाइजली यूज करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो जो हमारा इकोसिस्टम है ना उसको अच्छे से मेंटेन करने में यहाँ पर हेल्प करेगा अगर हम जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, हार्म द एनवायरमेंट। इससे क्या मतलब है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा विल हार्म द एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम वही यहाँ पर समझने की बात है कि जो लोग हैं वो अपने फायदे के चक्कर में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती चली जा रही है, उससे क्या है, हमारे जो इकोसिस्टम है वो क्या है, गड़बड़ा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसको अपार्टमेंट बनाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो खाली पड़ी हुई जगह है, जैसे वहां पर जंगल था तो वो बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी स्पीसीज का क्या है, हैबिटेट हुआ करता है। ठीक है, तो उसको वो क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम वो क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि भाई हमें ये सारी चीजें देखते हुए डेवलपमेंट करना है, ना कि इन सारी चीजों को ताक पे रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, या कि इन सारी चीजों को हानि पहुंचाते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं करना है। डेवलपमेंट करिए, इन चीजों का जो यूज है वो वाइजली करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट करने के चक्कर में दूसरी चीजें पीछे छूटती चली जाए और हम आगे बढ़ते चले जाएं, और जब हम आगे तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि जब हम बिल्कुल ब्लैंक खड़े होंगे, हमारे सामने कुछ नहीं होगा। अभी अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारे पीछे तबाही का मंजर दिखाई देता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक था जिसको मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझना चाहिए, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे प्रैक्टिस करते चले जाइए, और साथ ही एक बात और बता दूं कि जो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करवा रहा हूँ, है ना, तो उनको भी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। और प्री वाई की क्वेश्चन है सारे, ऐसा मत समझिए सर तो वीडियोस बना रहे हैं, भाई मेरा काम है वीडियोस बनाने का, आपका काम है वीडियोस को देखकर चैप्टर को या क्वेश्चन को या टॉपिक को समझ लेना। ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये मत सोचिए सर के व्यूज बढ़ जाएंगे, सर के लाइक्स बढ़ जाएंगे, है ना, सबको सर के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आपको इनसे क्या पड़ी है, आपका काम है अपना काम करिए, काम कर लिया, अब आपने चीजें समझ ली, अपनी कॉपी में नोट कर ली, नोट करने के बाद उनको प्रैक्टिस कर लो, आपका इतना ही काम है। आपके जो रिजल्ट है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, आपको क्या पड़ी है किसी से। ठीक है, तो आप तो फिलहाल अपने बारे में सोचिए और किसी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।